नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्रिया का अध्ययन करेंगे। पहली वीडियो में हमने देखा कि संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सर्वनाम के बारे में पढ़ चुके हैं और विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, क्रिया का अर्थ है करना या होना, यानी कि जिस शब्द से या शब्द समूह से कार्य का होना या संपादित होना पाया जाए या संपादित होना पाया जाए, वहाँ क्रिया होती है। क्रिया के बगैर, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, क्रिया के बगैर वाक्य नहीं हो सकता। क्रिया के बगैर कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। क्रिया एक आवश्यक अंग है वाक्य का। जैसे वह सुंदर है, तो यदि हम यह कहें वह सुंदर है, तो इसमें है जो शब्द है ये क्रिया का ही काम कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि हमें दिखाई तो क्रिया नहीं देती, लेकिन वहां पर क्रिया जरूर होती है। जैसे पानी, किसी ने कहा पानी, तो कहने का अर्थ यह है कि वो केवल पानी नहीं कह रहा, वहां कोई क्रिया दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वहां पानी लाओ। जैसे कई बार हम कहते हैं कि पानी, लेकिन हमें इशारे में पता चल जाता है कि वहां जो ये है लाओ, यानी लाना जो क्रिया है वो वहां गुप्त रूप से विद्यमान है। इसलिए कहीं पर भी क्रिया के बगैर वाक्य संभव नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि क्रिया के कहां से बनती है, ये क्रिया किस प्रकार होती है। मित्रों, क्रिया है, हमने देखा कि क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से ना होकर क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य में विद्यमान रहती है। तो क्रिया बनती किससे है? क्रिया बनती है धातु से। धातु से, इसको मूल धातु क्रिया कहते हैं। धातु क्या है? किसी भी शब्द का जो मूल होता है वो है धातु होता है। जैसे पढ़, लिख, चल, सुन, कुछ भी, बहुत सारे जितने भी शब्द हैं सारे के सारे धातु से बने होते हैं। जैसे चल, फिर, गम, इत्यादि। जो ये धातु हैं, ये रूप हैं, ये मूल धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे चल से कितने सारे बन रहा? चलना, चले, चलो, चले। तो इस तरह से बहुत सारे जो हैं शब्द एक ही धातु से बन जाते हैं। तो वहां कोई ना कोई क्रिया जरूर होती है उन शब्दों में। जैसे मान लीजिए कोई भी आप शब्द ले लीजिए, जैसे पढ़ाई। पढ़ाई में क्या है? पढ़ धातु। और यदि हम संस्कृत में और भी इसके गहराई में जाते हैं तो पठ धातु होती है। पठ धातु से क्या है? पढ़ धातु बनी, और पढ़ से पढ़ाई। पढ़ाई, पढ़े, पढ़ेंगे, पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये धातु है जो धातु मूल धातु क्रिया होती है। दूसरा क्या है? जब इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं जो डायरेक्ट धातु के माध्यम से बनते हैं, उन्हें मूल धातु क्रिया कहते हैं।
दूसरी वो होती है, जो दूसरी क्रिया है हमारी, वो प्रत्यय लगाकर, जैसे क्रिया में प्रत्यय लगा करके धातु रूप में, जैसे पढ़ में आई लग गया तो ये क्या है, पढ़ाई। तो इस तरह से ये धातु रूप में बनाए जाते हैं। अब देखते हैं हम क्रिया के भेद। जो क्रिया के भेद हैं वो 3 आधार पर लिए गए हैं। नंबर 1 कर्म के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर, और नंबर 3 है अर्थपूर्णता के आधार पर। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसी तरह संरचना के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 संयुक्त क्रिया, नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया, और नंबर 3 है पूर्णकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। नंबर 4 है मुख्य क्रिया, नंबर 5 है सहायक क्रिया, और नंबर 6 है तात्कालीन क्रिया, तात्कालिक क्रिया। और 7वीं है नाम धातु क्रिया। मित्रों, अब हम एक एक को देखते हैं। जैसे अर्थपूर्णता के आधार पर भी क्रिया 2 प्रकार की होती है, जिसे पूर्ण क्रिया और पहली पूर्ण क्रिया और दूसरी अपूर्ण क्रिया। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं कि कौन सी क्रिया में क्या आएगा, कौन सी क्रिया में क्या आएगा, और हमें क्रिया की पहचान किस प्रकार से करनी है, और उसका कौन सी क्रिया में कौन सा शब्द आएगा। अब हम पहला देखते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का अर्थ है जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पे नहीं पढ़कर कर्ता पे पढ़ता हो, क्रिया का फल कर्ता पर पढ़ता है, वहां अकर्मक क्रिया होती है। जहां कर्म की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि नरेश दौड़ रहा है,
देखिए यहाँ दौड़ रहा है, क्या है? क्रिया। तो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। किसी भी आपको यदि कर्म का पता लगाना है तो आप क्रिया से प्रश्न कीजिए कि कौन दौड़ रहा है? नरेश। तो नरेश क्या है? कर्ता। तो इसमें आवश्यकता नहीं है कर्म की, इसलिए ये क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया। यहाँ कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ न कर्म है तो इसका मतलब है ये कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक क्रिया। दौड़ रहा है क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया। जैसे चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है। आप क्रिया कौन क्या है? उड़ रही है। उड़ रही से प्रश्न कीजिए कौन उड़ रही है? यहाँ कौन उड़ रही है? तो चिड़िया। चिड़िया क्या है यहाँ? कर्ता। तो जहां क्रिया का फल कर्म पे नहीं पड़ करके कर्ता पर पड़े वहां कौन सी क्रिया कहलाती है? अकर्मक क्रिया। इसके बाद दूसरी है हमारी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह है जहां जिस वाक्य में क्रिया के बगैर वाक्य नहीं बन सकता, वहां क्या है? सकर्मक क्रिया। वहां सकर्मक क्रिया है। दूसरी बात यह है जिस वाक्य में क्रिया के बगैर वाक्य नहीं बन सकता वो क्या है? सकर्मक क्रिया। या क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर ना पड़ता, कर्म पे पड़ता है, वहां कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। जैसे हम देखते हैं कि राम पत्र लिखता है। अब हम क्रिया से प्रश्न करेंगे कि लिखता है, क्या लिखता है? पत्र। तो यहाँ लिखने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पहले पत्र पे। तो पत्र क्या है? कर्म। इसी तरह हम दूसरा वाक्य देखें कि मोहित पानी पीता है। मोहित पानी पीता है। पीता है, क्या पीता है? पानी। तो इसका प्रभाव पानी पीता है का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? पानी पे। तो इसलिए ये क्या हुई? सकर्मक क्रिया। जल्दी नहीं करो। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह होती है जिसमें एक कर्म होता है और द्विकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें दो क्रियाएं होती हैं। जैसे मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। अब यहाँ देखो खाना खाता है, इसमें खाना क्या है? एक कर्मक क्रिया। यहाँ एक कर्म है, लेकिन इसी को ही हम यदि द्विकर्मक क्रिया के रूप में देखते हैं तो मोहन मेज पर रखकर खाना खाता है।
अब मोहन खाना खाता है, तो खाता है क्या है, यहाँ खाना है एक क्रिया, और मेज पर रखकर मेज पर रखकर दूसरी क्रिया, तो यहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। और देखिए उदाहरण, दोस्तों जितना ज्यादा उदाहरण देखते हैं उतना ज्यादा हम सीखते हैं, परंतु क्या है यहाँ समय का अभाव होने के कारण मैं बहुत ज्यादा आपको उदाहरण नहीं बता सकता। जैसे राजू ने चोर को पुलिस से पकड़वाया, राजू ने चोर को पुलिस से पकड़वाया। अब यहाँ पकड़वाया है जो क्या है, क्रिया है ना। तो पहला क्या है, पुलिस, एक कर्म क्या है, पुलिस, और दूसरा कर्म क्या है, चोर। तो इस तरह से पुलिस और चोर दो तरह के द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अब फिर क्रिया की संरचना के आधार पर, भेद, जैसे हम देखते हैं कि संरचना के आधार पर कौन कौन से भेद हैं। तो हम मुख्य पहले ले लेते हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न कर करके दूसरे के माध्यम से करवाता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कर्ता कार्य स्वयं न करके दूसरों को प्रेरणा देता है, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने बच्चे से किताब पढ़वाई। अब यहाँ अध्यापक क्या है, क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ जो मुख्य कर्ता है वो अध्यापक है, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि अध्यापक स्वयं कार्य ना करके बच्चों को प्रेरणा दे रहा है। जैसे और देखिए, सुरेश ने नाई से बाल कटवाए, अब यहाँ कार्य कौन कर रहा है, जो वास्तविक रूप से कार्य कर रहा है वो नाई कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेरणा दे रहा है वो कौन दे रहा है, कर्ता दे रहा है, सुरेश दे रहा है, अध्यापक दे रहा है। इसी तरह देखिए, मोहन ने खाती से लकड़ी कटवाई, तो इसी प्रकार से ये प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया। जब कोई क्रिया आती है और उसके साथ सहायक क्रिया आवश्यक लगती है तो वहां पर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया होती है। जैसे मैं गया हुआ था, अब यहां देखो, गया, यहां मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया, लेकिन सहायक क्रिया गया हुआ था। यहां यदि हम सहायक क्रिया को हटा देंगे
यहाँ हम यह हटा देंगे, मैं गया, कहाँ गया, तो ये वाक्य है अपूर्ण माना जाएगा, इसलिए यहाँ गया हुआ था भी हुआ था है ये आवश्यक आना चाहिए, जिससे क्या है हम ये वाक्य पूरा कर सकें। जैसे दूसरा देखिए, सुरेश सुन रहा था। जैसे आप देखते हो कि सुरेश सुन रहा, सुनना क्या है, मुख्य, सुन क्या रहा है, मुख्य क्रिया, जबकि रहा था के बगैर यह है अपूर्ण मानी जाएगी। ये क्या है, सहायक क्रिया, और ये क्या है, मुख्य क्रिया। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया और सहायक क्रियाएं होती हैं। तीसरा प्रकार है हमारा नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर क्रिया बनाई जाए, तो क्या होती है, नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु, नाम धातु क्रिया होती है। जैसे कि सेठ ने मकान हथियाया। अब यहां देखिए, जैसे हाथ, हाथ क्या है, संज्ञा है, तो हाथ से हथियाना, हथियाना क्या है, ये क्या बन गया, क्रिया बन गई। इसी तरह आप देखते हो कि मुझ पर, जैसे बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से बनती हैं। जैसे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि जैसे मुझ पर दृश्य फिल्म आया, तो यहाँ क्या है, फिल्म, फिल्म क्या है, संज्ञा है। जैसे लड़की बतियाई, बात से क्या बनेगा, बतियाना। तो इस तरह से ये नाम धातु क्रियाएं होती हैं जो संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय लग करके बनाई जाती हैं। अगली है पूर्णकालीन क्रिया। जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके दूसरा कार्य तुरंत करता है तो वह पूर्णकालीन क्रिया कहलाती है। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर दूसरा कार्य करता है तो वहां कौन सी होती है, पूर्णकालीन क्रिया होती है। जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए, बच्चे दूध पीकर सो गए। यहाँ क्या हो रहा है, दूध पीना पहली क्रिया है और दूध पीकर तुरंत बाद बच्चे क्या है, सो गए। तो यहाँ पहली क्रिया हो रही है, पहली क्रिया के बाद दूसरा वाक्य दूसरी क्रिया हो रही है। जैसे रमेश खाना खाकर गया। यहाँ खाना क्या है, पहली क्रिया, और गया दूसरी क्रिया। जैसे वह उठकर गया, यहाँ वह भी लिख सकते हैं,
वह उठकर गया। यानी कि यहाँ एक कार्यकर्ता एक कार्य के बाद दूसरा कार्य कर रहा है, तो वहां क्या कहलाती है? पूर्णकालीन क्रिया कहलाती है। इसके बाद देखते हैं हम तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया। तात्कालिक क्रिया में क्या है? क्रिया है जो मुख्य क्रिया से पहले होती है, यानी कि यह क्रिया भी आपकी पूर्णकालिक क्रिया की तरह ही होती है। बस फर्क इतना सा है कि वह क्रिया मुख्य क्रिया के बाद होती है और यह क्रिया के पहले होती है तात्कालिक क्रिया। जैसे वह खाना खाते ही सो गया। वह खाना खाते ही सो गया। अब यहाँ क्या है? समय का अंतर नहीं है। जैसे उसमें क्या है? दूध पीकर सो गया, तो इसमें हल्का सा अंतर है। जैसे हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं तो वो उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो जाएगा। जैसे खाना खाते ही सो गया, वह खाना खाते ही सो गया, तो यहाँ तात्कालिक क्रिया है। तात्कालिक क्रिया है। यहाँ सोना क्या है? मुख्य क्रिया है, और खाना खाना क्या है? गौण क्रिया है। इसी तरह वह नहाते ही मंदिर चला गया। वह नहाते ही या नहाते ही मंदिर चला गया। अब हम यहाँ देखते हैं कि नहाते ही मंदिर चला गया, इसमें क्या है? आप देखोगे कि मुख्य क्रिया क्या है कि वह नहाते ही मंदिर चला गया। तो यहाँ आप देखोगे कि चला गया मुख्य चीज आ रही है कि मंदिर जाना पहले मुख्य आ रहा है, जबकि नहाना गौण आ रहा है। ये गौण क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। इसी तरह हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक क्रियापदों से धातु का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है, जब दो या दो से अधिक धातु से क्रिया का निर्माण होता है तो वहां क्या है? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। जब दो या दो से अधिक धातु क्रियापद का निर्माण, यानी कि जब दो या दो से अधिक धातु से क्रियापद का निर्माण होता है तो वहां क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, वह खाना खा चुका होगा। देखा, ये जो चुका होगा क्या है? खाना ये खा है, ये है क्रिया, और ये चुका होगा क्या है? ये दूसरी क्रिया है। तो जब दो या दो से अधिक क्रियापद का निर्माण हो रहा है, तो यदि मान लीजिए हम इसको हटा देंगे, चुका होगा, तो वह खाना खा, तो ये अपूर्ण वाक्य माना जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं कि दीक्षा लिख रही होगी, अधिकांशतः क्या है? यह भूतकाल में क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है। जैसे मैं यहाँ रोजाना आया जाया करता हूँ।
अब यहाँ क्या है, आया जाया क्या है, ये एक तरह से एक ही क्रिया मानी जाएगी, लेकिन ये एक से अधिक धातुओं से बन रही है, तो इस तरह से ये संयुक्त क्रिया होती है। इसके बाद है अर्थ क्रिया, अर्थ के आधार पर, अर्थपूर्णता के आधार पर, अर्थपूर्णता के आधार पर इसमें पहला है अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण क्रिया जब क्रिया अपना अर्थ संज्ञा या सर्वनाम पर निर्भर करती है तो वह क्या है, अपूर्ण क्रिया कहलाती है। यानी कि जब वह संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा अपना अर्थ स्पष्ट करती है तो क्या है, वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। वह अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं कि अजीत श्याम को मूर्ख समझता है। अब यहां देखिए, क्रिया क्या है, समझता है, लेकिन यहां मूर्ख क्या है, मूर्ख क्रिया नहीं है, मूर्ख क्या है, सर्वनाम। लेकिन यदि हम इस मूर्ख को नहीं लगाएंगे, अजित श्याम समझता है, तो ये पूर्ण अर्थ नहीं देगा। इसी तरह हम एक और देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं अपूर्ण क्रिया के। अशोक जी हमारे गुरु थे। अशोक जी हमारे गुरु थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ अशोक जी हमारे गुरु थे। अब यहाँ क्या है, थे। तो यहाँ जो गुरु शब्द है ये क्या है, क्रिया नहीं है, परंतु यहाँ यदि गुरु शब्द को हटा दें तो फिर क्या है, वाक्य अधूरा हो जाता है, तो वो क्या है, ये अपूर्ण क्रिया मानी जाएगी। दूसरा है हमारा पूर्ण क्रिया। जिस क्रिया शब्द से, जिस क्रिया पद से अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाए, यानी कि वो अर्थ क्या है, वह क्रिया अर्थ अपना स्पष्ट प्रकार से देती है। जैसे लड़का सोता है। अब देखिए, यह पूर्ण क्रिया, सोना क्या है, सोना क्या है, क्रिया है, तो लड़का सोता है, यहाँ ऑटोमेटिकली पूर्ण हो रहा है, पूर्ण क्रिया हो रही है ना, पूर्ण वाक्य बन रहा है। उसी प्रकार आप देखते हो कि लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या, पढ़ता है, पढ़ता है क्या है, ये पूर्ण क्रिया की ओर इशारा करते हैं। तो मित्रों, आज हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। ये जितने भी हमने प्रकार हैं क्रिया के आपको पढ़ाया, आपको बताया। यदि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर देखिए, और इस पर कोई कमी रह गई हो तो उसमें कमेंट में डालें, नहीं तो आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आप मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें।